नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ की जियोग्राफी कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी सारे कवर करने के क्रम में ये हमारा जियोग्राफी का चौथा चैप्टर है फॉर क्लास सेवन्थ, जिसका नाम है वायु। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है और साथ साथ आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे उत्साहवर्धन के लिए वो बहुत आवश्यक है और इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बड़ी भूमिका के कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है वायु और इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे वायु के संगठन के बारे में, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वायु का संगठन कैसे बना हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें उसमें मिली हुई हैं और उसके साथ साथ आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि आज के समय में हम किस प्रकार वायु को प्रदूषित करते जा रहे हैं, वायु प्रदूषण क्या है और कैसे ये आज के समय में वैश्विक तापन या जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसके लिए उत्तरदायी है। फिर हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, जैसे जैसे ये परतें मिलके बनी हुई हैं, सारी परतों के बारे में हम एक बार देखेंगे कि उनका क्या विस्तार है, उनके संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे मौसम एवं जलवायु के बारे में। तो मौसम एवं जलवायु में क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे कैसे इसको इसको देखा जाता है, किस प्रकार से ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम इस चीज़ को जानेंगे। यही इस चैप्टर का क्रिस्प रहेगा। इसके अलावा एक और जो है प्रमुख वायुदाब पेटियों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। हालांकि ये अगले क्लासेस में और डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे चूँकि इंट्रोडक्शन है तो मैं आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसका दे दूँगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। देखिए, इसका संदर्भ हम कुछ पिछली क्लासेस से लेते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बता रखा है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जैसे एक घरा हुआ आवरण है ना, एक चारों तरफ से घेरा है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, वायुमंडल। और पृथ्वी में जीवित रहने के लिए, मतलब पृथ्वी में जीवन के लिए एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो वायुमंडल का होना। मतलब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, है ना, वो सब जीवित रहने के लिए आमतौर पे वायुमंडल पर आश्रित हैं, या यूँ कहें वायुमंडल एक बड़ा फैक्टर है उनके जीवन में। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक ये सारी चीज़ें हम भी पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जो है हमारे वायुमंडल जो है वो बेसिकली हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जो भी हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, उनसे हमारी, या पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है और ये एक चादर की भांति फैला हुआ है ना। तो ये पहला जो पैराग्राफ है ये इसी इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि ये वायु की एक घनी चादर है जो चारों तरफ पृथ्वी के फैली है, हमारी पृथ्वी में चारों ओर फैली हुई है। ठीक है, और ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जैसा कि मैंने बताया, और सांस लेने के लिए हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और साथ साथ सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है उनके। और ये अगर ना हो तो हम क्या करेंगे कि हम सूर्य की गर्मी को जो है झेल नहीं सकेंगे। ठीक है, और हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में जो है वो जलन हो सकती है, जल सकता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब ठंडी का मौसम हो और अत्यधिक रात हो जाए तो ये ठंडी जो है हमें जमा भी सकती है, इतना ज़्यादा ठंडा हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम कहें कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसने हमें, हमारी पृथ्वी को के टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है या तापमान को बनाए रखा है, तो वो है हमारे आसपास में फैली हुई वायु राशि। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है, मतलब ये किन किन चीज़ों का मिश्रण है और कैसे बना हुआ है। तो आमतौर पे आपको ये फिगर याद रखना होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो चीज़ें हैं वो गैस है ना। जैसा हमें पता है वायु, तो वायु बेसिकली क्या है, अनंत गैसों का मिश्रण है। और इस मिश्रण में हम देखेंगे तो मुख्य रूप से दो गैसें आपको ऐसी दिखेंगी जो बड़े भाग में देखने को मिलती हैं, एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा है नाइट्रोजन। इसके अलावा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन नाम से दो और गैसें दिखती हैं। इसके अलावा अन्य सभी गैसें जो है वो 0.04% में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो पाया जाता है वो 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाएगा। उसके बाद जो है वो 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। इनके बाद
0.93 ये है आर्गन, और चौथे नंबर पे जो हमारा है वो है अन्य सभी में ये सारे संघटक होते हैं, तो चौथे नंबर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रखते हैं। ठीक है, दो बड़ी गैसें मैंने आपको बताई, लाइक दो ज़्यादा पाई जाने वाली, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब छोटी छोटी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इनके अलावा हम देखेंगे कि गैसों के अलावा यहाँ पे धूल कण भी होते हैं, जो कहीं ना कहीं हवा में चारों तरफ मौजूद होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, यहाँ ये कहा गया है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत नाइट्रोजन को भी अपने साथ लाइक अपनी सांस में लेते हैं, फिर उनको हम निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, श्वास के ही माध्यम से। लेकिन चूँकि पौधों को जीवन जीने के लिए, पौधों के जीवन के लिए, जैसे मानव के जीवन के लिए आपको ऑक्सीजन एक बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट गैस है, बहुत महत्वपूर्ण गैस है, वैसे ही अगर हम बात करें कि पौधों के जीवन जीने के लिए, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। और ये श्वसन के रूप में तो ऐसे ले नहीं सकते, ये सीधे वायु लेते नहीं, तो ये क्या करते हैं, मृदा तथा कुछ जो पौधों की जड़ों में कुछ जीवाणु रहते हैं, जिनके माध्यम से ये नाइट्रोजन लेकर और इसका स्वरूप बदल के पेड़ों को देते हैं। ठीक है, बाद में पौधे इनका अपने श्वसन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट हो सकता है कि सीधे वायु से नाइट्रोजन सीधे ले रहे हैं या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बना के पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखें कि वो डायरेक्टली नहीं लेते, बल्कि वो जो है मृदा में जो या मिट्टी में जो हमारे कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो बेसिकली नाइट्रोजन लेते हैं और उसे स्वरूप बदल के पौधों को देते हैं, तो पौधे उनका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो दूसरे नंबर पे ऐसी है जो लगभग 21% उसकी उपलब्धता है, और मानव और पशु के जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। जब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें जो है आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम देखें कि जैसे वायु में अगर ऑक्सीजन की मात्रा जो है बराबर बनी रहेगी, तो हमारे लिए जीवन लाइक ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन सर्वाधिक ज़रूरी है, तो हमें इसकी दिक्कत नहीं होगी। और चूँकि ये काम करते हैं हरे पौधे, है ना, तो अगर हम वृक्षों का कटान करते हैं या वृक्षों को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं और ये संतुलन किसी तरीके से बिगाड़ते हैं, तो आने वाले समय में एक बड़ी विपदा के रूप में देखने को मिल सकता है। यही सारी बातें जो है ये इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि 0.93% आई थिंक ना 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। ठीक है, तो हरे पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं श्वसन भोजन के रूप में, और फिर उसको चेंज करके ऑक्सीजन में हमें वापस दे देते हैं। ठीक है, मनुष्य और जो मतलब जीव जंतु हैं वो बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, और जो मनुष्य और पशु जो है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वही पेड़ पौधे अपने अंदर अपने श्वसन में अपने भोजन के रूप में लेते हैं, तो ये संतुलन बना रहता है। ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि मान लीजिए कोयला और खनिज तेल या ऐसे कोई ईंधन जलाएं हम लगातार, तो ये संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाता प्रतीत होता है। आज के समय में ये एक बड़े संकट के रूप में देखने को मिल रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिवर्ष करोड़ों टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, और यही जो है पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित कर रहा है। इसी को हम ग्लोबल और इसी की वजह से जो है भूमंडलीय ताप जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। हालांकि आगे भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से फैलकर पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा को रोकती है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, GHG। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा, तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना असंभव हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर ये बढ़ गई तो इससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा, और जिसे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ताप में वृद्धि के कारण पृथ्वी में सर्वाधिक ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है।
ठीक है। और समुद्र स्थल में अब जब बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र में पानी का थोड़ा लाइक स्तर बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जाती है ना। ऐसे कुछ देश हैं जिनके कुछ द्वीप जो है वो डूबने की कगार पे हैं आज के समय में। आप इंटरनेट पे सर्च करके मुझे इनके नाम बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जलवायु परिवर्तन अत्यधिक हो जाए तो कुछ पशु पक्षी या पशु पौधे, ठीक है, वो जो आज के जलवायु के लाइक हिसाब से जी रहे हैं वो उसके अनुकूल ना रह जाएं तो वो लगातार लुप्त भी हो जाएं। ऐसी स्थिति आपने देखी भी होगी, जैसे आपने सुना होगा डायनासोर का, है ना, डायनासोर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्राणी हैं जो परिवर्तन को नहीं झेल पाते तो वो विलुप्त रूप में दिखते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में यहाँ भी देख लीजिए कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए अभी से कि वायु गर्म होगी तो फैलेगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ठीक है। मतलब गर्म वायु हमेशा ऊपर रहेगी और ठंडी वायु हमेशा नीचे होगी। ठंडी वायु सघन और भारी होती है तो हमेशा नीचे रहने की प्रवृत्ति होगी, गर्म वायु ऊपर उठने और ये रिक्त स्थान को भरने के लिए आती है, ठीक है। इसी प्रकार जो है वायु चक्र चलता रहता है, ये ध्यान रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए अभी से भी, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। इसीलिए देखिए जब किसी आप एसी वाले रूम में जाते हैं तो आमतौर पे जब एसी स्टार्ट होती है तो कुछ सेकंड्स में देखें कि आपको पैर में पहले ठंडी लगेगी। अगर आपका पैर खुला हुआ है तो पैर में पहले ठंडी लगेगी, सर के आसपास ठंडी, लाइक सर में ठंडा देर में महसूस होता है, ठीक है। तो जो है नीचे पहले बिखरती है। अब हम देखेंगे वायुमंडल की संरक्षा के बारे में। कुल मिला के इसे अलग अलग सुविधा अनुसार 5 परतों में डिवाइड कर लिया गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो 5 मंडल ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये परतें हैं। पहला जो है, अब ये ऊंचाई है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो ये कैसे काम करते हैं, हालांकि आगे की चैप्टर लाइक क्लास 9th में इसे और डिटेल में आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा क्लास 11th में इसे और डिटेल में पढ़ाया गया है। बट यहाँ चूँकि एक इंट्रोडक्शन है तो मैं इंट्रोडक्शन बेस पे इस पर बात कर ले रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो क्षोभ मंडल है, 0 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसी में वायुमंडल पाया जाता है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो वर्षा हो, कुहासा हो, ओलावर्षण हो, ये सब इसी क्षोभ मंडल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखिए ये एक सीधी लेयर नहीं है, ठीक है। ये एक जगह कहीं 8 जगह है, 8 किलोमीटर है हाइट, लाइक धरती से 8 किलोमीटर सतह से, और किसी जगह 13 किलोमीटर है। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ये लाइन कुछ इस तरीके देखने को मिलती है जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और जहाँ से क्षोभ मंडल, ठीक है, अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाता है, ठीक है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आती है कि जब क्षोभ मंडल से चलते चलते एक ऐसी पैरेलल स्थिति आती है कि जहाँ पे टेम्परेचर सिमिलर होने लगता है ना, समान होने लगता है। तो ये क्षोभ मंडल के ऊपर का जो पार्ट है उसी को समताप मंडल कहते हैं, जहाँ टेम्परेचर लगभग इक्वल होता है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मौसमी क्रियाएं नहीं होती, है ना, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादा जब टर्बुलेंस नहीं होगा तो वहाँ पे आपके हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ये सबसे आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि तापमान और वायुमंडल जो है वो दोनों एकदम, एक वायुमंडल तो की स्थिति वहाँ होती नहीं और तापमान बहुत अच्छे से एक लाइक स्टैटिक टेम्परेचर रहता है, मैक्सिमम स्टैटिक टेम्परेचर रहता है। बहुत ज़्यादा मौसम संबंधी घटनाएं होती नहीं, ठीक है। तो जब भी हम लाइक एयर ट्रैवल करते हैं तो एयर ट्रैवल में हम कोशिश करते हैं कि हम समताप मंडल, कोशिश क्या करते हैं बल्कि हम वहीं उड़ते हैं कि जो समताप मंडल में स्थित हो, ठीक है। इसकी एक विशेष महत्वपूर्ण लाइक विशेषता ये भी है कि ये ओजोन गैस जो होती है उसकी एक परत बनाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक और पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। इसको लाइक इसमें एक छेद हो रहा था जिसे आपने देखा होगा, ओजोन डिप्लेशन करके बोला गया है, ठीक है। उसके बारे में हम और आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे हमारा कवर होता जाएगा हम धीरे धीरे उसके बारे में और डिटेल देखते जाएंगे। देखिए इस फिगर को समझते हैं, और लेकिन उससे पहले इसको कवर कर लेते हैं। मध्यमंडल, फिर यही समताप मंडल से ऊपर वाली स्थिति जो है, ठीक है, तीसरी परत।
लगभग लगभग 80 किलोमीटर तक है। और अंतरिक्ष के प्रवेश अंतरिक्ष में जो भी प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं, है ना, या जो भी जैसे मान लीजिए वहाँ कोई कृत्रिम उपग्रह है जो फेल हुआ, तो वहाँ आने के बाद जो है मध्यमंडल में जैसे ही अंतरिक्ष से प्रवेश करता है इसी में जल जाता है। तो यहाँ पे जो उसके टुकड़े गिरते हैं वो आमतौर पे खतरनाक नहीं साबित, तो वरना बहुत सारे बड़े बड़े टेम्परेचर वाले बहुत सारे उल्कापिंड जो है वो धरती पे गिरे और वो बड़ा खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आती है बात वायुमंडल की। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ मैंने अभी बताया जो है टेम्परेचर अधिक यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ती ऊंचाई के साथ, अब देखिए अभी तक जो है वो टेम्परेचर डाउन हो रहा था, यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर तीव्रता से बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यही आयन मंडल जो है इसका एक भाग है। तो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सबसे उपयोगी परत के रूप में जाना जाता है। जितनी भी रेडियो AM और FM जो भी वेव्स हैं, सॉरी FM ना, जो भी वेव्स हैं ये बेसिकली यहीं पे प्रसारित होती हैं और ये पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, अगला है बहिर्मंडल, जिसे हम कहते हैं कि वायुमंडल की सर्वाधिक ऊंची परत, ऊपरी परत। ठीक है, तो जितनी जो सबसे, और ये सबसे पतली परत होती है, जैसे जितनी हल्की गैसें होती हैं, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में यहीं तैरती हुई मिलती है। तो ये इसके फैक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं कि जैसे हीलियम हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ तैरती है, तो आपको याद रखना है कि बहिर्मंडल। ठीक है, रेडियो, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि रेडियो प्रसारण के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो है मंडल कौन सा है, तो इसे बहिर्वायुमंडल या इसे आयन मंडल भी कहा जाता है ना। आयन मंडल बेसिकली बहिर्वायुमंडल का ही एक पार्ट है, छोटी सी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार PCS में पूछा गया है कि समताप मंडल जो है वो या हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशा कहाँ मिलती है, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि जो है वो आपको देखने को मिलती है समताप मंडल के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो है ये ध्यान रखेंगे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो ऐसी स्थिति जहाँ से चेंज होती है, तो वो उसको क्षोभ सीमा बोलते हैं। ऐसे ही समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच की जो सीमा होगी उसे समताप सीमा कहेंगे। ठीक है, मध्य सीमा कहेंगे। इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे जब हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्लास 11th की NCERT में। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो बेसिकली मौसम एवं जलवायु के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि मौसम जलवायु को हम कैसे कह सकते हैं कि समय के साथ मौसम और जलवायु आप आमतौर पे सुनते ही होंगे इससे रिलेटेड बातें। आज भारी बरसेगा, आज धूप निकलेगी, आज दिन साफ रहेगा या नहीं रहेगा, या कैसी एक आपने अनुमान कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि कल्पना करिए कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, जो मौसम के इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। तो मौसम बेसिकली क्या है, वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है कि एक समय में कैसा मौसम रहेगा। ठीक है, और हर घंटे या उसमें कैसे चेंजेस या बाकी सारी चीज़ें कैसे टर्बुलेंस देखने को मिलते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जब कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती है तो क्या होता है, हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत अच्छा मौसम रहता है तो हमें आनंददायी स्थिति बनती है। कई बार हम लोग, जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो हम लोग घूमने के लिए प्लान बनाते हैं कि वहाँ चलेंगे, यहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि डे बाई डे मौसम जो है लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि एक लंबे समय से वहाँ पे कोई उस मौसम में औसत रूप से कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है ना, तो उस स्थान की जलवायु बोली जाती है उसे। ठीक है, जब जहाँ बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस ना आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस स्थान की जलवायु। ठीक है, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब इसके कौन कौन से घटक देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जिस तापमान का अनुभव हम पर डे करें वो क्या होता है, बेसिकली वायुमंडल का तापमान होता है। अब मौजूद जो भी ताप है, शीतलता है, इनके परिमाण को हम क्या बोलते हैं, तापमान कहते हैं। मतलब जो हमारे वायुमंडल में उस समय के लिए ताप और शीतलता विद्यमान है, ठीक है, उनके मान को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, ये दिन और रात के अनुसार और ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे दिन में टेम्परेचर आपने देखा होगा आमतौर पे
ठीक ठाक मतलब गर्म रहता है, और शाम को या रात को जब आप देखते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता जाता है। ठीक है, ऐसे ही मौसम में आपने देखा होगा ठंडी में भी टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, जो आपको 2 3 4 डिग्री के आसपास चला जाता है। ठीक है, दिन का तापमान आपको 20 18 17, कई बार दिन पूरे दिन का टेम्परेचर भी 10 के आसपास ही रह जाता है। तो ऋतुओं के अनुसार भी इनमें अक्सर परिवर्तन होता जाता है। इसके लिए मैंने आपको याद होगा कि जो है मैंने बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो है वो पृथ्वी चक्कर लगाती है। कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अपसौर और उपसौर। क्या होते हैं अपसौर और उपसौर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये सूर्य की सापेक्ष जो है वो पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर करता है। ये जैसे जैसे मूव करते जाते हैं उसी आधार पे इसका तापमान विकिरण होता जाता है। तो जैसे जैसे तापमान विकिरण होगा, ये बेसिकली पृथ्वी पर जो आपतन कोण होगा उसी के आधार पे जो है वहाँ पे टेम्परेचर पहुँचेगा, और जैसा टेम्परेचर पहुँचेगा वैसे ही वहाँ पे लाइक उष्मा होगी, या वही वैसा ही वहाँ का तापमान बनेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा वह पृथ्वी को रोक लेती है, और जिसे जो आपतन कहलाती है। ठीक है, इसकी मात्रा अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है। ठीक है, और ध्रुवों की ओर जाते वक्त धीरे धीरे घटती जाती है। मतलब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, मतलब जो भूमध्य रेखा होगी। और जैसे जैसे आप चाहे नॉर्थ पोल पे जाएं चाहे साउथ पोल पे जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको घटता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइक बताया गया है कि जैसे पृथ्वी के तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो इतनी गर्मी हो जाएगी कुछ फसलें उग ही नहीं सकेंगी। ऐसा होता भी है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे, जैसे रेगिस्तान वाले जगह क्षेत्रों में देखिए, वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ कुछ उगता ही नहीं है ना। और ये भी बताया गया कि गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें या धातु कंक्रीट बने भवन जो है वो गर्म हो जाते हैं, और रात के समय यही ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो कंडीशन ये होती है कि जब यही ऊष्मा मुक्त होगी तो ऊंचे भवन में गर्म वायु रुक जाएगी, और जिससे नगरों का तापमान लगातार बना रह जाता है। ठीक है, यही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई। तापमान के मापने का मानक जो है वो डिग्री सेल्सियस है। इसका नाम है लाइक इसका आविष्कार जिसने किया था एडर्स सेल्सियस ने किया था। ठीक है, जल डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपने आमतौर पे पढ़ा ही होगा इसके बारे में, और बहुत सामान्य सी बात है। चलिए आगे देखते हैं वायु दाब के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे शरीर वायु की बात करें, वायु हमारे शरीर में उच्च दाब के साथ एक पर्टिकुलर बल लगाती है, और हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि ये चारों दिशाओं से, लाइक हर दिशा से लगता है, और सभी दिशा से लगता है तो हमारा शरीर इसके विपरीत भी बल लगाता है। तो ये हमें आमतौर पर लाइक प्रतीत नहीं होता कि ऐसा कुछ बल लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये बल लग रहा होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर जो है वायु के भार से जो बल लगता है उसी को वायु के बाहर से जो प्रेशर बनता है, लाइक दाब बनता है, उसी को हम वायु दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लाइक प्रेशर जो है वो नीचे गिरने लगता है, और समुद्र स्तर पर देखें तो वायु दाब हाईएस्ट होता है, और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। मतलब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे घटता जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्र स्तर पर लाइक सी लेवल पे वायु दाब सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर ये घटने लगता है। ठीक है, अब इसका क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। ठीक, और इसी निम्न दाब के क्षेत्र इसी निम्न दाब के क्षेत्र के थ्रू क्या होता है कि हम लाइक बादल युक्त आकाश और नम मौसम को देखते हैं। ठीक है, जहाँ निम्न दाब होगा तो वहाँ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पवन की। अच्छा रुकिए 1 मिनट, ये थोड़ा सा और बताया गया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जैसा कि आपको पता ही है। और जहाँ वायु ठंडी होगी, ठंडी वायु अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वह ठंडी वायु जो होगी उसका उसका वजन जो होता है, उसके जो भार होता है उसको वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ठंडी वायु जो होगी उसका भार जो है वो ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, और ये भारी होगी तो जहाँ भी निमज्जित होगी वहाँ हाइट लाइक हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी, हाई उच्च दाब का जो है क्षेत्र बनाती है।
ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आकाश बहुत साफ रहेगा और स्पष्ट देखने में लगेगा, मतलब कोई ऐसी मौसम में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। वायु सदैव हमेशा उच्च दाब से जो है वो निम्न दाब की ओर गमन करती है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके डिटेल को हम लोग क्लास 11th में भी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट दिए गए हैं, तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में भी जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के लाइक क्रैश कोर्स की, तो हम उस पर और बात करेंगे। अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पवन के बारे में। ठीक है, तो जैसे उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर जो वायु की गति हो उसको हम पवन कहते हैं। और जब ये हम लाइक आमतौर पे ये वैसे सामान्य तौर पे नहीं दिखती, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं कि जब जो है सड़क अपने गिरे पत्तियों को उड़ाती है, तूफान पेड़ों को उखाड़ते हैं, या बहुत तेज़ी से हम कई बार हवा चलती है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि भाई ये ही पवन है। ठीक है, ये धीरे धीरे बहती है और आमतौर पर धूल और धुएं को उड़ाते देखते प्रतीत होती है, ऐसा पता ही है। ठीक है, पवन का नाम उसके आने की दिशा पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन पछुआ पवन है, पूर्वी पवन है, तो इस तरीके से उसके लाइक दिशा से होती है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार से विभाजित किया गया है इसमें, और ये देखना ज़रूरी है। पहला है स्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन, और तीसरा है स्थानीय पवन। देखिए, स्थायी पवन वो होती हैं जो हमेशा लगातार जो है वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती ही रहती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी स्थायी पवनों की बात हो रही है। अगर हम बात करें स्थायी पवन की, तो आपको देखने को मिलेंगी जैसे यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी जैसे ध्रुवीय पूर्वी पवन, ठीक है, सनातन पछुआ पवन, ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है, और उसके बाद फिर इधर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, सनातन पछुआ पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवन। तो ये सब क्या है, ये देखिए आपको ये पता है कि 23.5 डिग्री में ये कर्क रेखा है, और नीचे ये जो मकर रेखा है, मतलब दक्षिण की ओर मकर रेखा, उत्तर की ओर कर्क रेखा, ऐसे ही 60 से 65 के बीच में जो है ये बेल्ट बनता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे इन दोनों के बीच में जो बनेगी ये ध्रुवीय पूर्वी पवन बनेगी। ऐसे ही यहाँ पे जो चलेगी वो सनातन पछुआ पवनें होती हैं। नीचे सनातन पछुआ पवन यहाँ रहेगी, यहाँ दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें रहेंगी, और नीचे जो है वो ध्रुवीय पूर्वी पवनें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो लगातार बहने वाली जो है पवनें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऋतुओं और मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदलती है। जैसे भारत में मानसूनी पवनें, ठीक है, इनका अलग अलग नाम भी है, चिनूक और बाकी जो है वो भी स्थानीय पवनों के रूप में होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पवनें किसी छोटे क्षेत्र से वर्ष में या किसी एक पर्टिकुलर टाइम में चलती रहती हैं, तो उनको हम जैसे आपने देखा होगा स्थल समीर और समुद्री समीर, है ना, स्थल से जल की तरफ और जल से स्थल की तरफ बहती हैं। तो ऐसी जो ऐसी पवनें होती हैं उनको स्थानीय पवन कहा जाता है। ठीक है, अगर भारत में देखें और कुछ हद तक पाकिस्तान में, तो आपको देखने को मिलती है लू ना। तो लू जो पवन होती है वो आपको स्थानीय पवन के रूप में देखी जा सकती है। इसके बारे में बहुत डिटेल दिया गया है क्लास 11th में, उसमें हम लोग और डिटेल में देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। यहाँ चक्रवात के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जो कि सिर्फ इतना लाइक इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि चक्रवात क्या है और कैसे उसे लाइक उसका यूज़ क्या होता है। फिर आगे बात आती है आर्द्रता की, है ना। चक्रवात के बारे में थोड़ा सा बताया गया, वो आप देख लीजिएगा एक बार कि कैसे इसने प्रभावित किया था, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। फिर हम बात करते हैं आर्द्रता की, है ना। आर्द्रता का मतलब बेसिकली नमी से आप कह सकते हैं कि जब पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से मतलब जल वाष्पित होगा, तो सीधी सी बात है वो जलवाष्प में परिवर्तित होगा। अब किसी पर्टिकुलर टाइम में जलवाष्प में जब जितनी मात्रा होगी जलवाष्प की, जितनी अत्यधिक मात्रा होगी ना, उसी को हम आर्द्रता बोलेंगे। ठीक है, वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं, और जब वायु गर्म होती होती जाती है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, और ये जैसे जैसे जलवाष्प ज़्यादा धारण होगा तो वो अधिक आर्द्र कहलाएगी। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर का पसीना भी नहीं सूखता, तो हम थोड़ा असहज महसूस करते हैं, चिपचिपी वाली गर्मी जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब जलवाष्प ऊपर उठेगा तो ठंडा होना शुरू हो जाएगा,
जल की बूंद में परिवर्तित होगा और इन्हीं बूंदों का समूह जो है वो बादल कहलाता है। ठीक, और बूंदें कई बार जब लाइक इनका भारीपन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये वायु में तैर नहीं सकती, या यूँ कहें कि गुरुत्व बल इस पर ज़्यादा हो जाता है, तो ये सीधे नीचे लगती हैं और ये वर्षा के रूप में या वर्षा के रूप में नीचे आने लगती हैं। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा, ये एक बताया गया कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पतचिन्ह छोड़ते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये बेसिकली निकली नमी जो होती है वही। ठीक है, तो वायु में गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक एक पथ के रूप में दिखाई पड़ती है, जो आमतौर पे आपको देखने को मिलता है वाइट कलर का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, तो उसे वर्षा कहेंगे। ठीक है, भौम जल और वर्षा जल से ही प्रभावित होता है। जैसे जो ज़्यादातर भौम जल होता है या भूमिगत जल जिसे कहें, तो वो आमतौर पे देखें तो वर्षा जल पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, पौधे जो है जल संरक्षण में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, जैसे वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, लगातार बहता रहता है, तो कई बार निचले इलाकों में जो है वो बाढ़ का कारण भी बन जाता है। 3 प्रकार की वर्षा होती है इनके कारण, जिसमें संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत क्रिस्प आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी जीव जंतुओं के रहने के लिए वर्षा बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है ताज़ा जल मिलता है, और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी होगी, सूखा हो जाएगा। ठीक है, और अगर वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक है, वर्षण के कुछ रूप हैं, जैसे हिम है, सहिम वृष्टि है, ओला है। तो ये सब क्या है कि ये बेसिकली वर्षा के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया है। आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया गया, चक्रवाती वर्षा क्या होती है कि जो है वो गर्म वायु ऊपर गई और ठंडी हुई, संघनित होकर नीचे बरस गई। ऐसे ही पर्वतीय वर्षा पर्वत पे ऊपर गई, फिर यहाँ पर ठंडी हुई, टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन हुआ वो इतनी ठंडी हुई कि वो तैरने लायक नहीं रह गई, फिर पानी बरस गया। ऐसे ही स्थिति नीचे बनेगी, गर्म वायु जो है ऊपर जा रही है तो संवहनी जब सीधे सीधे उठेगी लंबवत तौर पे, तो इसे आप संवहनी वर्षा कहेंगे। पर्वत के थ्रू उठेगी तो उसे आप पर्वतीय वर्षा कहेंगे। और चक्रवात लाइक एक चक्रवात गोला बना के उठेगी, तो जैसे ऐसे करके उठेगी, तो फिर आप इसे कहेंगे चक्रवाती वर्षा। इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। अभी के लिए यहीं तक रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर को आप एक बार पढ़िए, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो और हम आपकी और मदद कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक। हैव अ गुड टाइम अहेड। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।